Hello everyone, welcome to the second session of the chapter Accounting Equation. In the previous class, we had prepared a list of all the assets, liabilities, expenses, income, and how the changes are being made in capital account. In today's session, we'll be learning how to prepare the accounting equation and what is the impact of each transaction on accounting equation. To begin with, let's understand the effect of various transactions on the accounting equation and how we proceed to prepare the accounting equation. See, the first step is ascertain asset, liability or capital affected by the transaction. फाइन बेटा, जब भी हम देखेंगे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट किस पे आ रहा है, एसेट पे आ रहा है, लाइबिलिटी पे आ रहा है या कैपिटल पे आ रहा है. अगर हम रीइटरेट करें, एसेट क्या होते हैं? एसेट बिजनेस की प्रॉपर्टी होते हैं, लीगल राइट होते हैं. उनके दो फंक्शन होते हैं, एक तो वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं और हमें बेनिफिट फ्यूचर पीरियड में देते हैं. लाइबिलिटी वो अमाउंट होती है जो कि बिजनेस ओ टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स, हमने बाहर वालों को वापस करनी है, उधार लिया हुआ है वापस करना है. एंड कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. फाइन. तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे पास आएगी तो हम देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन से क्या अफेक्ट हो रहा है, एसेट हो रहा है, लाइबिलिटी हो रही है या कैपिटल हो रही है. फाइन. देन सेकेंड स्टेप इज determine the effect in terms of increase or decrease on the transaction on assets, liability और capital. मतलब पहले स्टेप में हमने देखा कि किस किस पे अफेक्ट पड़ रहा है, एसेट पे, लाइबिलिटी पे या कैपिटल पे. सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, और कैपिटल उस ट्रांजैक्शन से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. एंड थर्ड स्टेप is to record the effect on the appropriate side of the equation and ensure that the total of right hand side is equal to the total of left hand side. अभी हमने नहीं बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, लेकिन इक्वेशन होती है तो ऑब्वियसली उसके दो साइड होंगे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी द सम टोटल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द सम टोटल ऑफ राइट हैंड साइड. क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, अभी बताते हैं. So this is my accounting equation. Accounting equation says that sum of all the assets is equal to the sum of all liabilities and capital. आपने कभी बैलेंस देखा है, वेइंग बैलेंस, है ना? तो अगर मैं जितने भी बिजनेस में एसेट्स हैं, आई एम गोइंग टू पुट ऑल द एसेट्स इन दिस बास्केट. Assets, we have prepared the list like land and building, plant and machinery, your stock, cash, bank, है ना, any asset. I'm going to put the basket of all the assets on the left hand side. They are going to be equal to sum of all the capital and liability. Fine. Now let's understand with a very small figure. Let's say that a person A has started business with capital, let's say 1000 rupees. Fine. तो 1000 मैंने यहाँ डाल दिया बैलेंस के. एंड ही हैज टेकन अ लोन. 1000 was less, so he has taken a loan of, let's say, loan taken is, let's say, 500 rupees. So loan is going to be my liability. मैंने 500 का लोन ले लिया, ठीक है. सो टोटल मेरे पास कितनी अमाउंट हो गई इन्वेस्ट करने के लिए? 1000 in the form of capital and 500 in the form of liability. अब मैंने क्या किया इसका, मैंने let's say 800 के मैंने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स खरीद लिए काम करने के लिए. 800 के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ऑब्वियसली टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर माई एसेट्स. मैंने 800 के टूल्स खरीद लिए और प्लस काम करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल भी चाहिए था, तो मैंने 700 के परचेजेस कर लिया. 700 का स्टॉक आ गया मेरे पास, ₹700.
एंड 700 का मेरे पास स्टॉक आ गया। तो आप खुद ही देख लो कि जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ माय capital and liability that I have used in purchasing the assets like tools and equipments for 800 and stock for rupees 700. So you can see very well see कि जो पैसा बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और लाइबिलिटी लगाया उसके हमने टोटल एसेट्स ले लिए 1500 के। तो द सम टोटल ऑफ योर एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू योर लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। So the meaning of accounting equation is, an accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets of the firm are equal to the sum of its liabilities and the capital contributed by the owner. We had just seen this in the previous slide in the form of an example. Thus, assets is equal to liabilities or claims to outsiders plus capital or owner's equity, or कैपिटल इज इक्वल टू, इज जस्ट लाइक एन इक्वेशन। अगर मैं बोलूं कि कैपिटल क्या होती है, फाइन दिस इज द कैपिटल, कैपिटल क्या होगी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अगर मैं लाइबिलिटीज को दूसरी साइड पर ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी एसेट्स टू गेट द फिगर ऑफ कैपिटल। सो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और अगर मुझे लाइबिलिटीज निकालनी है तो कैसे निकलेंगी, let's keep liabilities over here on the right hand side and take capital on the left hand side. Then liabilities is equal to assets minus capital. The above relationship is known as accounting equation or the balance sheet equation. Fine. Let's prepare an accounting equation for the first transaction in any business. Let's say Gopal started business with rupees 75,000. Now the first step is I have to identify कि कौन कौन से इस ट्रांजेक्शन में अकाउंट अफेक्ट हुए हैं। फाइन, कौन कौन से इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एसेट्स है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है। तो गोपाल ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है और कैश इंट्रोड्यूस किया है 75,000 का, तो हमारे पास दो आइटम्स आ गए। पहला आइटम बेटा हमारे पास आया, फर्स्ट आइटम इज कैश, फाइन, एंड दिस कैश इज ऑफ रुपीज 75,000। अगर मुझे कैश को क्लासिफाई करना है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल, सो कैश इज माय करंट एसेट। आप याद कीजिए, कैश इज माय करंट एसेट। जस्ट अ सेक। So cash is my asset. Fine. And the second account which is affected is my capital account. Fine. And capital itself is a capital. Capital को तो और किसी में क्लासिफाई नहीं करना, कैपिटल तो हमारी कैपिटल में ही आ जाएगी। तो दो चीजें आ गई, कैश जो कि हमारा एसेट है एंड कैपिटल। सो टू things are affected. So if I proceed with the accounting equation, fine, तो accounting equation में, so you can see on the asset side we have got cash, increase in cash by rupees 75,000 and capital also 75,000. तो अब आप देखिए, अगर दोनों साइड में 75,000 लेफ्ट हैंड साइड, 75,000 राइट हैंड साइड, तो मेरी दोनों साइड बैलेंस हो गई। फाइन, let's move to the other transaction. It says Harsh started business by investing 5 lakh in cash and takes a loan of 1 lakh from bank. Fine. अगर मैं इस ट्रांजेक्शन में देखूं तो जो 5 लाख है वो तो मेरा कैपिटल हो गया, बिकॉज ये अमाउंट इन्वेस्ट किया है ओनर ने कैश की फॉर्म में, और जो लोन लिया है 1 लाख का बैंक से, ये मेरी लाइबिलिटी हो गई। और टोटल अमाउंट
हमारे पास बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैश या बैंक आई, दोनों ही हमारे एसेट होते हैं. सो इफ आई प्रोसीड फर्दर एंड पुट इट इन माय अकाउंटिंग इक्वेशन, तो एसेट्स में कैश में इंक्रीज हो गया 5 लाख कैश इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड 1 लाख इन द फॉर्म ऑफ लोन, सो 6 लाख कैश आ गया. लाइबिलिटीज में लोन, बैंक लोन 1 लाख से इंक्रीज हो गया और कैपिटल 5 लाख से इंक्रीज हो गई. तो अब आप देख लीजिए टोटल एक बैलेंस बना हुआ है, एक तराजू है. लेफ्ट हैंड साइड में टोटल एसेट्स आर वर्थ रुपीज 6 lakh and right hand side में the sum of all the capital and liability is also rupees 6 lakh. Now the next transaction, Ram started business and introduced cash 30,000, building 5 lakh, furniture 75,000. Now it's in the previous transaction we saw कि जो आपका एसेट था वो सिर्फ कैश के फॉर्म में ही आ रहा था, कैपिटल कैश के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो रही थी, है ना. लेकिन बेटा जो आपका कैपिटल है दैट कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एसेट. भाई अब ओनर राम है, राम के पास बिल्डिंग पड़ी हुई थी अपनी, उसने कहा कि ठीक है ये खाली पड़ी हुई है, मैं इसके अंदर अपना बिजनेस शुरू कर देता हूँ. तो बिल्डिंग जो राम इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में, बिजनेस शुरू करते समय, राम के पास फर्नीचर पड़ा हुआ था, उसने बोला ठीक है मैं तो अपने ऑफिस में ले जाके रख देता हूँ. तो जो उसने फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो ऑल दीज एसेट्स आर गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल. हम ये मान के चलेंगे कि राम ने कैपिटल जो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी है, क्योंकि अब लिखा है ना स्टार्टेड बिजनेस, जब स्टार्ट करते समय जो भी एसेट हम बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं वो कैपिटल के फॉर्म में ही इंट्रोड्यूस होते हैं. अगर कोई ओनर, कोई प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करते समय जितने भी एसेट बिजनेस में लेकर आ रहा है बिजनेस को स्टार्ट करते समय, वो सब एसेट उसकी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे. सो एसेट साइड पर कैश 30,000, बिल्डिंग 5 लाख, फर्नीचर 75,000. तो हमारे बैलेंस में लेफ्ट हैंड साइड पर टोटल आ गए एसेट 6,05,000 के. अब क्योंकि ये सारे एसेट बिजनेस को जब हम स्टार्ट कर रहा था तो ओनर ने ये सारे एसेट्स इंट्रोड्यूस करे थे, तो बिजनेस में ओनर की कैपिटल 6,05,000 मानी जाएगी एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी शोन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर अकाउंटिंग इक्वेशन. एंड यू कैन सी दैट बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस्ड. Now bete, up till now we have discussed कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटी कैसे अफेक्ट होते हैं. नाउ विद दिस एग्जांपल we will be learning actually how the accounting equations are prepared with a proper format. Let's take this example. Suppose Kamal starts a business and following successive transactions take place. पहली वही दोबारा से ट्रांजेक्शन रिपीट करते हैं. कमल स्टार्टेड बिजनेस विद 70,000 एज कैपिटल. नाउ कैश विल इंक्रीज बाय 70,000 एज बिजनेस हैज रिसीव्ड एसेट्स टोटलिंग रुपीज 70,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश, एंड कैपिटल विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 70,000 एज क्लेम अगेंस्ट द बिजनेस आर ऑल्सो रुपीज 70,000 इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. तो बेटा जब मैंने इसको इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना होता है तो कैसे फॉर्मेट होता है. सबसे पहले एक और कॉलम आता है सीरियल नंबर. सीरियल नंबर में हम जो भी ट्रांजैक्शन नंबर, जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, अभी तो खैर एग्जांपल में एक ही ट्रांजैक्शन इसलिए कोई सीरियल नंबर नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए आती है तो देयर आर 7-8 अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस. तो आप सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते हो, सीरियल नंबर 1, पहली अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी पर्टिकुलर्स हैं वो आप नेक्स्ट कॉलम में लिखते हो. तो इसमें क्या हो रहा है, कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड. देन नेक्स्ट कॉलम इज एसेट. एसेट का सबसे बड़ा कॉलम बनता है एंड द लास्ट कॉलम इज योर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब आप यहां देखिए, यहां पर एसेट में, एसेट के नीचे हम एक सब कॉलम ओपन अप करते हैं. हमारा जो एसेट इस ट्रांजेक्शन में इंट्रोड्यूस हो रहा है वो कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वील राइट कैश इन रुपीज. फाइन, वी आर गोइंग टू राइट cash in rupees and then 70,000, or capital, this is
liabilities 0, and this is Kamal's capital 70,000. So you can see, and in between you are going to put the sign of is equal to, you can see that LHS is equal to RHS. This is the format of an accounting equation. Now the next transaction, purchase goods for cash, and the amount of goods which are purchased for cash is rupees 40,000. Fine. It is for rupees 40,000. Now what will happen? In this transaction we are purchasing goods for cash. For cash का मतलब कि हमने कैश पेमेंट देके goods खरीदे हैं. जब गुड्स आपके बिजनेस में आ गए तो आपके बिजनेस में जो स्टॉक है, स्टॉक एज एन एसेट विल इंक्रीज, और जब आपने कैश में पेमेंट दी है तो कैश विल डिक्रीज. सो कैश विल डिक्रीज बाय 40,000 एंड अनदर एसेट स्टॉक विल इंक्रीज बाय 40,000. यानी कि जो भी चेंज हो रहा है इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड पर हो रहा है, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में दो मेरे हेड्स इन्वॉल्व हैं. एक कैश, क्योंकि मेरा कैश बिजनेस से चला गया, मैंने गुड्स परचेज किए थे, और जब मैंने गुड्स परचेज किए तो मेरे बिजनेस में स्टॉक आ गया. मेरी फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? ओल्ड बैलेंस था, मेरे पास कैश था, मैंने जो इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल किया था 70,000, एंड कैपिटल इज देयर इन द फॉर्म ऑफ 70,000. नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन, आई विल राइट द सेकेंड सीरियल नंबर. सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश. कैश में से 40,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपका जो स्टॉक है वो 40,000 का ऐड हो जाएगा. देयर इज नो चेंज इन लाइबिलिटी एंड कैपिटल, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ वन लाइन एंड देन वी विल राइट न्यू इक्वेशन. कैश का बैलेंस आपके पास कितना आ गया? 70,000 माइनस योर 40,000 which is equal to 30,000. Stock 40,000, liability 0 and capital 70,000. So your new equation will be cash 30,000, stock, देखो stock मेरा दूसरा एसेट था, stock 40,000. Now you take the sum, 30 plus 40 70,000. It is equal to sum of all the liabilities plus capital on the right hand side. 0 plus 70,000, that is 70,000. Now the third transaction, it says purchase goods for rupees 15,000 on credit from Arkit. Fine. अब आप देखिए, मैंने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पर, है ना? किससे परचेज किए हैं? आई मीन इट इज एक्सक्लूसिवली रिटन इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में, इस बिजनेस ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि मैंने आर्किट से 15,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं. तो जब मैं गुड्स क्रेडिट पे परचेज करती हूँ, एक तो मेरे पास क्या इफेक्ट आया? गुड्स जब परचेज हुए तो माय स्टॉक विल इंक्रीज बाय दिस अमाउंट ऑफ 15,000. अब एक तो स्टॉक इंक्रीज हो गया, क्रेडिट पे मैंने गुड्स परचेज किए थे, कैश तो दिया नहीं. अगर क्रेडिट पे जब मैं गुड्स परचेज करती हूँ तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन आ जाते हैं? क्रेडिटर्स. एंड व्हाट आर क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स आर माय लायबिलिटी. So the second effect of this transaction will be liability in the form of creditors will increase by rupees 15,000. So what am I going to do? See, I'm going to take this previous balance जिसके अंदर कैश मेरा 30,000 था. This is the 30,000 cash. Stock was of 40,000. This is 40,000. Then liabilities were nil plus capital. Kamal's capital was of rupees 70,000. Now अकॉर्डिंग टू द थर्ड ट्रांजेक्शन, मैंने गुड्स परचेज किए तो माय स्टॉक ऑफ गुड्स विल इंक्रीज बाय 15,000. कैश में कोई चेंज नहीं आया, आई विल राइट 0 हेयर. इन ट्रांजेक्शंस कॉलम आई विल राइट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कैश 0 प्लस स्टॉक में 15,000 ऐड हो गए तो मेरा स्टॉक विल इंक्रीज बाय 15,000. अब क्योंकि मैंने ये स्टॉक क्रेडिट पे परचेज किया था तो मेरी लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए. यू कैन सी क्रेडिटर्स के नीचे 15,000 क्रेडिटर्स प्लस नो इफेक्ट ऑन कैपिटल. सो माय न्यू इक्वेशन विल बी कैश 30,000 प्लस 0 30,000, स्टॉक 40,000 प्लस 15,000 55,000, creditors 0 plus 15,000 15,000, and Kamal's capital, it is 70,000 plus 0 70,000. So my new equation will be
30,000 plus 55,000 on the left hand side, asset side पर this is 85,000, and on the liability side it is 15,000 plus 70,000, again 85,000. That means my accounting equation is correct, it is matched. मेरी accounting equation total match कर गई है, correct है. Next transaction, it says purchase furniture for cash rupees 5,000. तो अब देखिए दो मेरे अकाउंट इस ट्रांजैक्शन से भी इफेक्ट हुए. मैंने फर्नीचर परचेज किया है. कैसे परचेज किया है? कैश में परचेज किया है. तो फर्नीचर मेरा एसेट है, एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा, और फर्नीचर के बदले में मैंने कैश में पेमेंट करी है, तो कैश मेरा अमाउंट से 5,000 अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा. सो कैश विल डिक्रीज बाय 5,000 एंड अनदर एसेट furniture will increase by 5,000 in the equation. So you can see that the old balance was cash 30,000, stock 55,000, creditors 15,000 and capital was 70,000. और इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या हुआ कि इसमें मैंने जब फर्नीचर परचेज किया कैश में, सो कैश में से 5,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फर्नीचर में मेरा एसेट के अंदर एक और हेड खुल जाएगा ऊपर, फर्नीचर. फर्नीचर विल बी एडेड बाय 5,000. no change in liability and capital in this transaction. So my new equation will be cash 30,000 minus 5,000, which is 25,000. Stock no change, 55,000 plus 0, 55,000. Furniture was added with 5,000 and liabilities 15,000 plus 70,000. Now again let's total up the left hand side, that is the asset side, and the right hand side, that is liability and capital side. The total of asset sides are 25,000 plus 55,000 plus 5,000 is 85,000. The total of the liabilities and capital side is 15,000 plus 70,000 is 85,000. So both the sides are matched. That means my accounting equation is correct. बेटा इट इज एडवाइजेबल, आप हमेशा जब भी कोई एक एंट्री की ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में चेंज लेकर आओगे, जब भी न्यू इक्वेशन बनाओगे, तो आगे प्रोसीड करने से पहले प्लीज चेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स, दैट इज द एसेट साइड एंड कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड. Let's move to the next transaction. The fifth transaction is sold goods costing rupees 30,000 in cash. Now we have sold goods. The value of those goods is, selling price of those goods is 30,000 and we have sold this on cash basis. Cash basis का मतलब जिस दिन सेल हुई है उस दिन हमारे पास कैश आ गया. तो दो अकाउंट, पहला आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज आपके गुड्स सेल हुए हैं, तो आपके पास कैश आ गया है. सो कैश विल इंक्रीज बाय 30,000 एंड अनदर एसेट स्टॉक will increase by the same amount 30,000. So we can see previous equation हमारे पास old balance कितना था, 25,000 cash, stock 55,000, furniture 5,000, creditors 15,000 and capital 70,000. The effect of this transaction लिखेंगे sold goods for cash in the transaction column. Cash will increase by 30,000, stock will decrease by, आप minus sign लगाएंगे, minus 30,000. No change in furniture, no change in liability, no change in capital. So the new equation will be cash account 25,000 plus 30,000 is 55,000. Stock 55,000 minus 30,000 is equal to 25,000 and furniture 5,000. Liability is 15,000 and capital 70,000. Again, if we total the asset and the liability side, the sum total of all the assets 55,000 plus 25,000 plus 5,000 is equal to 85,000 and liabilities are 15,000 plus 70,000. I hope that the transactions we have discussed so far is being clear to all of you. Now let's learn the type of transactions affecting the accounting equation. तो कैसे transactions होती हैं? सबसे पहले या तो ट्रांजैक्शन होगी कि आप देखेंगे कि
देयर इज अ इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। अभी हमने पीछे जब एग्जांपल किया तो हमने देखा भी था कि एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। कैसे? परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, जब मैं गुड्स कैश पे परचेज करूंगी तो इट विल इंक्रीज वन एसेट स्टॉक, गुड्स आ जाएंगे तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, एंड इट विल डिक्रीज अनदर एसेट कैश। तो एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हुआ। अनदर एग्जांपल इज सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर मैं गुड्स को क्रेडिट पे सेल करती हूँ, आप प्लीज जस्ट रिकॉल, अगर हम गुड्स को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर्स आ जाते हैं, और डेटर भी मेरे एसेट होते हैं। हमने लिस्ट प्रिपेयर करी थी एसेट्स की, डेटर मेरे करंट एसेट्स होते हैं। तो इट विल इंक्रीज वन एसेट डेटर, और जब मैंने गुड्स सेल कर दिए इट विल डिक्रीज अनदर एसेट स्टॉक। फाइन, सो माय अनदर एसेट स्टॉक विल गेट डिक्रीज। Another type of transaction is increase in an asset and simultaneously increase in liability। यानी कि अगर मैंने कोई एसेट क्रेडिट पे खरीदा है तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट यही होगा कि मेरा एसेट भी इंक्रीज हो गया और मेरी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये भी ट्रांजेक्शन अभी हमने एग्जांपल में देखी जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे थे। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज हुए हैं तो हमारा एसेट स्टॉक इंक्रीज हो गया और लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से लोन लिया है तो ऑब्वियसली लोन कैश के फॉर्म में आया तो मेरा एसेट कैश के फॉर्म में इंक्रीज हो गया और लाइबिलिटी में लोन इंक्रीज हो गया। Now another type of transactions affecting the accounting equation are, third type of transaction, यहाँ तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में इंक्रीज होगा इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल और ओनर्स इक्विटी। ये हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस करी थी कि कैपिटल में कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है और एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ कैश या बैंक बैलेंस इंट्रोड्यूस होगी या इन द फॉर्म ऑफ अदर एसेट्स भी इंक्रीज हो सकती है। तो इससे क्या होगा, आपके एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे और जितने अमाउंट से आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे योर ओनर्स इक्विटी और कैपिटल विल आल्सो इंक्रीज। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, सी इंटरेस्ट रिसीव्ड इट विल इंक्रीज द एसेट, क्योंकि आपने जो इंटरेस्ट रिसीव किया होगा वो इन द फॉर्म ऑफ कैश या चेक किया होगा तो आपका एसेट में कैश इंक्रीज हो जाएगा और इंटरेस्ट आपकी इनकम है। अब आप रिकॉल कीजिए, जब हमने फॉर्मूला किया था कैपिटल का तो हमने क्या बोला था कि इनकम कैपिटल में ऐड हो जाएगी और एक्सपेंसेस कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि सी प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है और प्रॉफिट जो होता है वो किससे आता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो इनकम जितनी भी बिजनेस की होती है वो कैपिटल को आपकी इंक्रीज कर देती हैं और बिजनेस के जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल को डिक्रीज कर देते हैं। तो आपका ये एग्जांपल, इंटरेस्ट आपने रिसीव किया, आपका एसेट कैश के फॉर्म में इंक्रीज हो गया और कैपिटल में आपके इंक्रीज हो गया। फोर्थ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज डिक्रीज इन एन एसेट एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन लाइबिलिटी। आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है और साइमल्टेनियसली राइट हैंड साइड पे लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट देते हैं ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ कैश देंगे तो कैश भी डिक्रीज हो जाएगा और आपकी लाइबिलिटी क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आपने बैंक से लोन लिया है उसकी आप रीपेमेंट दे रहे हो तो आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा और आपकी लाइबिलिटी लोन भी डिक्रीज हो जाएगी। देयर आर other two type of transactions which are affecting the accounting equation. The fifth one is decrease in an asset and simultaneously decrease in capital. एसेट भी डिक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी डिक्रीज हो रही है। जैसे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या होती है? जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ करता है उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो ड्रॉइंग्स हो या विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो तो एक तो आपका एसेट कैश डिक्रीज हो गया क्योंकि प्रोप्राइटर ने बिजनेस से कैश विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल पर्पस के लिए, और यू रिकॉल अगेन द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल, हमने क्या किया था? ड्रॉइंग्स को कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट किया था तो आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। रेंट पेड, रेंट पेड मेरा एक्सपेंस है। अब रेंट जब भी पे करूंगी तो कैश में पे करूंगी तो एसेट में से कैश डिक्रीज हो जाएगा और क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस से कैपिटल डिक्रीज होती है
तो एक्सपेंस इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, तो आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी. The last type of transactions which are going to affect the accounting equation are increase in one liability and decrease in other liability. एक liability बढ़ रही है और दूसरी liability decrease हो रही है. For example, acceptance of bills payable. अब क्या होता है बेटा कि जो आपके books of accounts में creditors होते हैं, if bill of exchange is received from a creditor is accepted, then it will decrease the liability creditor और आपके books of account में दूसरी liability bill of exchange bill payable आ जाएगी. कैसे होता है बेटा कि आप if you recall the term, हमने ये term बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ी थी बिल्स पेबल की. बिल्स पेबल मेरी लाइबिलिटी होती है और बिल पेबल अगर क्रेडिटर ने, अगर हमने क्रेडिटर का बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बिजनेस ने क्रेडिटर का बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया, तो यानी कि अब उसने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करनी, उसने बिल की पेमेंट करनी है. तो क्रेडिटर लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी बिजनेस में और आपके बिजनेस में एक और लाइबिलिटी आ जाएगी बिल पेबल से. I hope that all the transactions which we have discussed so far of the accounting equation is being clear to all of you. In the next session, we'll be discussing more of the transactions and how to prepare the accounting equation. That's all for today from my side. Thank you very much.